कहानी का ये अंतिम भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। सारी गाड़ियां वीर की हवेली पहुंच गई थी। सब अंदर पहुंचे तो दादाजी, गजेंद्र जी, लता जी, विशाल, ममता और सपना सब पहले से ही मौजूद थे। वीर ने सबके पांव छुए तो भानु प्रताप जी ने दादाजी के पांव छुए। फिर सब अंदर हॉल में आकर बैठ गए। बंसी ने लंच तैयार किया हुआ था क्योंकि अनुराग ने हवेली फोन करके उसे पहले ही सब समझा दिया था। अवधेश जी ने दादाजी और गजेंद्र जी को फोन पर ही समझा दिया था कि शिमला में जो हुआ उसे वो बाद में घर आकर बता देंगे, वहां वो कोई सवाल ना पूछे। वीर की हवेली में पहली बार इतनी रौनक थी। कहाँ तो उसकी कोई फैमिली नहीं थी, फैमिली के नाम पर वो अकेला था, और कहाँ आज उसकी फैमिली इतनी बड़ी हो गई थी। उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था। बंसी नौकरों के साथ मिलकर लंच डाइनिंग टेबल पर लगाने लगा। कल्याणी जी, लता जी और ममता तीनों उठकर लंच सर्व करने लगी। भानु प्रताप जी उन्हें रोकते हुए बोले, बहन जी आप सब बैठ जाइए, आप सब तो हमारे मेहमान हैं और मेहमानों से काम कराना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कल्याणी जी मुस्कुराते हुए बोली, भाई साहब आप हमें मेहमान की तरह मत देखिए, अब हम सब एक परिवार हैं और हमें परिवार के सदस्यों के लिए काम करना अच्छा लगता है। भानु प्रताप जी मुस्कुरा दिए। सबको सर्व करके वो तीनों खड़ी हो गई, पर भानु प्रताप जी ने उन्हें जिद करके खाना खाने के लिए बैठा लिया। वीर की नजर खाना खाते हुए अधीरा पर थी और अनुराग की नजर सपना पर। लंच करने के बाद सब हॉल में आकर बैठ गए और सब बातें करने लगे। सब बातें कर रहे थे कि तभी वीर की एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई और वो उठकर बाहर चला गया। भानु प्रताप जी दादाजी से बोले, अंकल हम वीर की शादी दोबारा से अपनी आंखों के सामने करवाना चाहते हैं। वो शादी भी क्या शादी जिसमें बड़ों का प्यार और आशीर्वाद शामिल ना हो। हम चाहते हैं कि वीर की शादी हमारे रीति रिवाजों के अनुसार हो। एक ही तो बेटा है हमारा, हम अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं जिसमें पूरा शहर शामिल हो। आपको कोई एतराज तो नहीं है? दादाजी बोले, हमें क्या एतराज होगा, हम तो खुद ऐसे शादी करने के खिलाफ थे। हम तो अपनी बेटी की विदाई भी नहीं कर पाए, बहुत अरमान थे हमारे अधीरा की शादी के। भानु प्रताप जी बोले, तो बस ठीक है, आज से आप लोग इस हवेली में ही रहेंगे और वीर हमारे साथ महल में रहेगा। ये अधीरा की सास का मायका है। हम भी इसी हवेली में दूल्हा बनकर आए थे और हम चाहते हैं कि वीर भी इसी हवेली में दूल्हा बनकर आए। हम कल पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवा लेते हैं, लेकिन तब तक वीर और अधीरा एक साथ नहीं रहेंगे। हम वीर को अपने साथ महल लेकर जा रहे हैं, जो बरसों से अपने मालिक की राह देख रहा है, और आप सब अधीरा के साथ यहीं रहेंगे। वैसे भी वीर महल में रहेंगे तो आप लोग यहाँ रह लीजिए, इससे हवेली की देखरेख भी अच्छी होती रहेगी। दादाजी बोले, पर हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? भानु प्रताप जी बोले, क्यों नहीं रह सकते? क्या अधीरा का घर आपका घर नहीं है? और फिर अब हम सब एक परिवार का हिस्सा है और परिवार में ये झिझक नहीं होनी चाहिए। हमारा बहुत मन है कि हमारा बेटा भी इसी घर में दूल्हा बनकर आए। क्या आप लोग हमारी ये छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? प्लीज अंकल जी मान जाइए ना। अच्छा आप लोग शादी तो यहाँ से कर लीजिए, अगर शादी के बाद आप लोगों का मन यहाँ नहीं लगा तो आप यहाँ से चले जाइएगा। भानु प्रताप जी की बात सुनकर सब दादाजी की तरफ देखने लगे। दादाजी ने जैसे ही कहा, ठीक है अधीरा की शादी यहीं से करेंगे, तो सपना और ममता की तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अधीरा तो जब उसकी शादी की बात हो रही थी तभी चुपके से खिसक ली थी। संजना भी खुश थी, पर आज वो अपनी माँ और भाई के लिए थोड़ी उदास भी थी। विशाल भी बहुत खुश था। कल्याणी जी, लता जी तो ये सुनकर ही कि अब अधीरा की शादी दोबारा से होगी अपने आगे की प्लानिंग बनाने में जुट गई। बाकी सब भी खुश थे। वीर कॉल पर बात करके वापस अंदर आया, तब तक माहौल चेंज हो चुका था। उसको और अधीरा को अलग रखने की प्लानिंग हो चुकी थी, जिससे अभी वीर अनजान था। वीर ने अंदर आकर देखा तो सब खुश थे। वीर ने अनुराग से पूछा, ये सब इतना खुश क्यों है? तो अनुराग बोला, दोबारा से शादी की प्लानिंग हो चुकी है भाई, तुम्हारी और अधीरा की, और तुम और अधीरा अब शादी होने तक अलग अलग रहोगे। तुम महल में रहोगे और अधीरा यहीं रहेगी, और तुम्हारी बारात यहीं हवेली में आएगी। शादी का तो ठीक है और बाकी सब भी ठीक है, पर अधीरा से अलग रहना है। ये बात वीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वीर अनुराग का हाथ पकड़कर अलग ले गया और एक साइड ले जाकर बोला, ये सब क्या है? अधीरा और हमें शादी तक अलग अलग रहना पड़ेगा।
पत्नी है वो हमारी और अब हम उससे अलग नहीं रह सकते। वीर बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, यार मुझ पर क्यों भड़क रहा है? मैंने थोड़ी ना ये सब प्लानिंग की है, ये सब तो बड़ों ने मिलकर तय किया है। वीर उस पर गुस्सा करते हुए बोला, जब ये सब बेकार की प्लानिंग बन रही थी तो तुम मना नहीं कर सकते थे क्या? अनुराग अचरज से उसे देखते हुए बोला, मैं कैसे मना कर सकता था? बात तो अनुराग की भी सही थी, वो कैसे मना कर सकता था? वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि भानु प्रताप जी की आवाज दोनों के कानों में पड़ी। वीर बेटा इधर आइए। वीर ने पलटकर देखा, भानु प्रताप जी उसे बुला रहे थे। वो अनुराग को घूर कर चुपचाप वहां से चला गया। अनुराग अपने मन में बोला, अब मैंने क्या किया जो मुझे घूर रहा है? ये अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारने वाला है। इससे पहले कि मैं इसके गुस्से का शिकार बनूं, उसके पहले ही मुझे यहाँ से खिसक जाना चाहिए। पर यार मेरी सपना भी तो यही है, उसे देखने का मौका भी तो नहीं छोड़ सकता। अनुराग अपनी ही उधेड़ बुन में फंसा था। भानु प्रताप जी के बुलाने पर वीर उनके पास आकर बैठ गया। भानु प्रताप जी बोले, बेटा हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि आपकी और अधीरा की शादी दोबारा होगी और जब तक शादी होगी तब तक आप हमारे साथ महल में रहेंगे और अधीरा यही हवेली में रहेगी। कल पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे, फिर आगे की प्लानिंग कर लेंगे। वीर अब क्या बोलता, उसे मन मार कर हाँ में सिर हिला दिया। भानु प्रताप जी आगे बोले, बेटा आप हमारे साथ महल चलेंगे और हमारे साथ वहीं रहेंगे और अधीरा यही सबके साथ में रहेगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना इससे? वीर ने ना में सिर हिला दिया, पर उसका दिल चीख मार मार कर कह रहा था कि यह गलत है। आपको शादी दोबारा करनी है तो कर लो, पर हम अधीरा से दूर नहीं रहेंगे। पर उसके दिल की चीख उसके दिल में ही दब कर रह गई। भानु प्रताप जी ने उसे देखकर कहा, बेटा महल चले? वीर ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ देखने लगा, क्योंकि अधीरा उसे नीचे दिखाई नहीं दे रही थी। वो शायद अपने कमरे में चली गई थी। सबने वीर की नजर को अपने कमरे की तरफ देखा तो सब मुस्कुराने लगे। भानु प्रताप जी बोले, कुछ काम था बेटा अपने कमरे में? वीर ने ना में सिर हिलाया और उठकर खड़ा हो गया और बोला, चलिए बाबा साहब, हमारा सामान ड्राइवर ले आएगा। भानु प्रताप जी सबसे विदा लेकर वीर और संजना के साथ अपने महल के लिए निकल गए। अधीरा से दूर रहने का सुनकर ही वीर का दिल उदास हो गया था, पर वो कर भी कुछ नहीं सकता था। ये सब बड़ों का फैसला था और उसे मानना ही था। वीर ने अनुराग को ऑफिस भेज दिया था। उसने अनुराग को समझा दिया था कि वो अभी टीना को कुछ नहीं कहे, कल वो ऑफिस आकर उससे बात करेगा। उधर जंगल में उन दोनों पति पत्नी ने जंगल में ही करण का अंतिम संस्कार कर दिया था। रागिनी ने अपने बेटे को तड़प तड़प कर मरते देखा था और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। इस बात ने उसके दिल दिमाग पर गहरा असर डाला था, इसीलिए उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। वो बस बड़बड़ा रही थी, सब कुछ मेरे बेटे का है, मैं उसे मारकर सब कुछ अपने बेटे को दे दूंगी। मेरा बेटा अभी सो रहा है, सोने दो उसे, कोई मत जगाना, वो खुद जाग जाएगा। यूं ना करो, उसे छेड़ो मत। मेरा बेटा बहुत प्यारा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी, सब कुछ अपने बेटे को दूंगी। हाथ मत लगाना मेरे बेटे को। रागिनी लगातार इसी तरह बड़बड़ा रही थी। वो बिल्कुल पागलों की जैसे हरकत कर रही थी। उन दोनों पति पत्नी ने रागिनी को पागल खाने भेज दिया था। इधर भानु प्रताप जी जब वीर को लेकर महल पहुंचे तो वीर की आंखें नम हो गई। भानु प्रताप जी भी भावुक हो गए। भानु प्रताप जी की गाड़ी महल के मेन गेट पर आकर खड़ी हो गई। भानु प्रताप जी बाहर निकल गए। संजना बाहर निकली और वीर का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकाल लिया। मंगल काका ने भानु प्रताप जी के साथ वीर को देखा तो वो भागकर वीर के पास आए। वीर ने मंगल काका को देखा तो वो उन्हें पहचान गया। उसने जल्दी से उनके पांव छुए। मंगल काका पीछे हटने लगे, पर वीर ने उन्हें जाने नहीं दिया और उनके गले से लग गया। मंगल काका की आंखों में आंसू आ गए। वीर की आंखें भी नम थी। भानु प्रताप जी भी भावुक हो गए। मंगल काका वीर को देखकर बहुत खुश थे। वीर मंगल काका को भीगी आंखों से देखकर बोला, काका अगर आप ना होते तो आज हम भी जिंदा ना होते। भानु प्रताप जी मंगल काका के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, मंगल तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। अगर तुम ना होते तो हम अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देते। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मंगल काका बोले, मालिक ये तो हमारा फर्ज था, नमक खाया है हमने। हमारे बाप दादा ने इस महल का, तो हम छोटे मालिक के साथ कैसे गलत होने देते।
फिर एकदम से मंगल काका को कुछ याद आया तो बोले, मालिक, छोटे मालिक यहाँ अगर मालकिन को पता चल गया तो? भानु प्रताप जी बोले, करण कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड करके भाग गया। ये बात रागिनी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इसलिए उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। जब तक वो सही नहीं हो जाती तब तक वो वहीं रहेगी। अब हम कंपनी अकेले नहीं संभाल सकते। ये महल और बाकी सब कुछ बाबा साहब ने वीर के नाम कर रखा है, इसीलिए हम वीर को मनाकर यहाँ ले आए ताकि वो सब कुछ संभाल ले। भानु प्रताप जी जब ये सब बातें कर रहे थे तो घर के सारे नौकर आकर खड़े हो गए थे। भानु प्रताप जी की बात सुनकर सभी खुश हो गए। वो इस बात से भी खुश थे कि अब उन्हें रागिनी से भी छुटकारा मिल गया था। भानु प्रताप जी आगे बोले, और आप सबको हम ये भी बताना चाहते हैं कि कुछ दिन बाद वीर की शादी है और वीर की शादी हम बहुत धूमधाम से करने वाले हैं। पूरा शहर इस शादी में शामिल होगा। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सब अभी से शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ये सुनकर सारे नौकर खुश हो गए। भानु प्रताप जी आगे बोले, और हाँ, मंगल अब घर का कोई काम नहीं करेंगे, वो बस आप सब लोगों का काम देखेंगे। आज से वो आप सबके हेड हैं। सभी को उनकी बात माननी होगी। वैसे भी मंगल काका सबसे बड़े थे, सब उनका कहना मानते थे, पर आज तो भानु प्रताप जी ने भी सबसे ये बात कह दी तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। भानु प्रताप जी वीर को अंदर लेकर आए और सबसे पहले दादाजी के कमरे में गए, जो आज भी वैसा ही था जैसा उसके बचपन में था। उसने दादाजी की तस्वीर के आगे हाथ छोड़कर प्रणाम किया। ये पल बहुत भावुक था। संजना ने वीर का हाथ पकड़ लिया और वीर ने अपने आप को संभाल लिया। फिर वीर अपनी माँ के रूम में गया और उनकी तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लिया। आज दामिनी जी की तस्वीर में एक अलग ही आभा दिखाई दे रही थी। आज उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी, क्योंकि उनके कातिल को सजा जो मिल गई थी। भानु प्रताप जी ने अपना सामान दामिनी जी के कमरे में रखवा लिया और इस कमरे में शिफ्ट हो गए, क्योंकि उस कमरे में उस दामिनी के साथ बिताए वक्त को वो याद नहीं करना चाहते थे। वीर अपने कमरे में गया तो देखा वहां करण की फोटो लगी हुई थी और उसका सामान था। वीर ने उसकी सारी तस्वीरें आग के हवाले कर दी। भानु प्रताप जी ने संजना से कह दिया कि वो रागिनी के सामान का जो चाहे वो करे। संजना ने फिलहाल उस कमरे को बंद कर दिया, क्योंकि अभी वो इस सब से बाहर निकलना चाहती थी। उसके दिल दिमाग पर बहुत असर हुआ था इन सब बातों से, और वो अभी ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। वो अभी खामोश थी। वो अपने कमरे में चली गई। वीर आज बहुत खुश था। वो अपने महल जो वापस आ गया था। रात हो चुकी थी और वो डिनर करके अपने कमरे में आ गया था, पर उसका दिल अधीरा के लिए बेचैन हो रहा था। रात वो उसको अपनी बाहों में भरकर सोया था और पता नहीं कितने सालों बाद उसे रात को सुकून की नींद आई थी। अधीरा को देखने की उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा था, पर उससे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। रात के 12 बज चुके थे और वीर अधीरा को देखने के लिए बेचैन था। जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और वो अधीरा को देखने के लिए निकल गया। हवेली में उसकी गाड़ी को देखते ही गार्ड ने गेट खोल दिया। वीर अपनी गाड़ी लेकर अंदर आ गया और गाड़ी से उतरकर उसने देखा तो हवेली का मेन गेट बंद था। दादाजी ने सबका सामान यहीं मंगवा लिया था और शादी तक हवेली में शिफ्ट हो गए थे। अधीरा ने वीर का सामान ड्राइवर के हाथों भिजवा दिया था। वीर अपने कमरे के पास आया तो उसने देखा कि बालकनी का गेट खुला हुआ था। वीर ने अपने कमरे से निकलते पाइप को देखा और अपने मन में बोला, यार, अपने ही कमरे में चोरों की तरह आना पड़ेगा। ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, पर जब तक उसको एक नजर ना देख लें तब तक सुकून भी तो नहीं मिलेगा इस दिल को। वीर अपने कमरे के पाइप के सहारे चढ़कर अपनी बालकनी में कूद गया। उसने देखा कि अधीरा तो बालकनी में झूले पर आंखें मूंद कर सिर झूले की बैग पर टिकाकर बैठी अपने मोबाइल से एयरफोन अटैच करके उसे कान से लगाकर गाने सुन रही थी। नींद तो अधीरा को भी नहीं आ रही थी, इसलिए वो बालकनी में आकर बैठ गई थी और गाने सुनने लगी थी। उसे देखकर वीर ने मुस्कुराकर हल्के से नाम में सिर हिलाया और उसके सामने खड़ा हो गया और कुछ देर उसके सामने खड़ा होकर प्यार भरी नजर से उसे देखता रहा। फिर धीरे से उसके पास बैठ गया और आहिस्ता से उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया।
अपने कंधे पर बोझ महसूस करके अधीरा ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी और एकदम से उठकर खड़ी हो गई। फिर वीर को देखकर उसे घूरकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वीर उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराता रहा। फिर अधीरा ने एक गहरी सांस ली और आंखें खोलकर वीर से बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसे भी कोई आता है क्या? मतलब बिना आवाज के चुपचाप। मैं कितना डर गई थी। और वैसे इस समय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वीर खड़ा होकर उसके कानों से एयरफोन निकालकर बोला, जब कानों में ये पहनकर रखोगी तो कोई आवाज तुम्हें सुनाई कैसे देगी? ये नहीं कि पति चुपके से मिलने आया है तो उसका स्वागत करो, उसकी खातिरदारी करो, उसके गले लग जाओ। आंखें बंद करके गाने सुने जा रहे हैं। कुछ पता भी है कि पति कितना रिस्क लेकर आधी रात को मिलने आया है तुमसे? अधीरा अपने फोन में एयरफोन लपेटकर झूले पर रख कर वीर को देखते हुए बोली, हाँ तो पति को आने की क्या जरूरत थी जब शादी तक हम दोनों का मिलना बंद कर दिया गया है? वीर मुस्कुराते हुए बोला, वो क्या है ना, तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने का दिल कर रहा था। अधीरा चौंक कर बोली, है आप कॉफी पीने आधी रात को इतनी दूर इतना रिस्क लेकर आए हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वीर बोला, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे हाथ की कॉफी पिए काफी दिन हो गए हैं। फिर वो अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, और हमारी शादी को आज 1 वीक हो गया है। अधीरा इधर उधर देखकर बोली, अगर किसी को पता चल गया ना आप यहाँ हैं तो आफत आ जाएगी, इसलिए जैसे आए हैं वैसे ही चले जाइए और जब तक दोबारा शादी नहीं हो जाती तब तक दूर ही रहिए। ये कहकर वो कमरे में आ गई। वीर भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया और अधीरा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। वो उसके सीने से आ लगी। वीर ने एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने और नजदीक कर लिया और उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर बोला, दूर ही तो नहीं रहा जा रहा है, अब तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। कोशिश की थी हमने सबकी बात मानकर तुमसे दूर रहने की, पर इस दिल का क्या करें जो तुम्हारी एक झलक देखने के लिए इतना बेचैन हो गया कि हमें यहाँ आना ही पड़ा। इस समय वीर की आंखों में अधीरा के लिए बेशुमार प्यार दिखाई दे रहा था। अधीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो वीर के सीने से लग गई। वीर ने उसे अपने आगोश में समेट लिया। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे और एक दूसरे को महसूस करते रहे। फिर अधीरा वीर की तरफ देखकर बोली, रह तो मैं भी नहीं पा रही थी आपके बिना, बहुत याद आ रही थी आपकी, पर अब सब बड़ों की बात मानकर हमें कुछ दिन और जुदाई का गम सहना पड़ेगा, फिर तो हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इस बार हम कोई अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे, जैसे बड़े कहेंगे वैसे ही करेंगे और अपने नए जीवन की शुरुआत सबके प्यार और आशीर्वाद से करेंगे ताकि हमारा आने वाला कल सुखमय हो। वीर ने अधीरा की बात सुनकर उसके माथे को चूम लिया और बोला, ठीक है जैसा तुम चाहो, पर जब भी तुम्हारी याद बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी तो हम तुम्हें देखने आ जाएंगे और तुम इसके लिए हमें मना नहीं करोगी। अधीरा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया तो वीर ने उसे फिर से गले से लगा लिया। फिर धीरे से बोला, चलो हम तुम्हें सुलाकर जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद तुम जागती रहो, तुम्हारा ज्यादा जागना अभी ठीक नहीं है। और हाँ, कल पापा के साथ डॉक्टर के पास चली जाना और अपना चेकअप करा लेना। अधीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। वीर ने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया और खुद भी उसके पास बैठकर उसके सिर को सहलाने लगा। कुछ देर बाद अधीरा सो गई तो वीर ने उसे अच्छे से कंबल से कवर कर दिया और उसके माथे को चूमकर बालकनी में बाहर आ गया और बालकनी से उतरकर अपनी गाड़ी में बैठकर महल आ गया और अपने कमरे में आकर सो गया। अधीरा से मिलने के बाद उसके दिल को सुकून मिल गया था और उसे सुकून की नींद आ गई थी। अगले दिन भानु प्रताप जी वीर के साथ पंडित जी को लेकर हवेली पहुंच गए। अधीरा अपने कमरे में थी जबकि सपना सबके साथ नीचे बैठी हुई थी। पंडित जी ने दोनों की कुंडलियों को मिलान किया और मुस्कुराते हुए बोले, ठाकुर साहब आपने जल्दी का मुहूर्त निकालने के लिए कहा था तो फिर 5 दिन बाद का एक बहुत अच्छा मुहूर्त है। भानु प्रताप जी दादाजी से बोले, आप क्या कहते हैं अंकल, ठीक रहेगा? दादाजी बोले, बेटा इतने कम समय में सारी तैयारियां हो जाएगी क्या? भानु प्रताप जी बोले, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा, आप बस हाँ कीजिए। दादाजी ने हामी भर दी तो भानु प्रताप जी बोले, पंडित जी आप यही मुहूर्त निकाल दीजिए। मुहूर्त निकालकर पंडित जी अपनी दक्षिणा लेकर चले गए। 5 दिन बाद का मुहूर्त निकालने पर वीर के दिल को सुकून मिल गया था। सपना तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सपना वीर को देखकर बोली, जीजू आपकी जूता छुपाई दोबारा करूंगी।
सब उसे घूरने लगे। विशाल ने उसके सिर पर हाथ मारकर कहा, एक बार कर तो ली जूता छुपाई और जीजू को लूट भी लिया, अब दोबारा क्यों करोगी? सपना रोने सी शक्ल बनाकर बोली, हाँ तो वो तो पहली शादी की जूता छुपाई थी, ये भी तो दोबारा शादी कर रहे हैं तो मैं भी दोबारा जूता छुपाई करूंगी। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। भानु प्रताप जी हंसकर बोले, भाई बात तो सही कह रही है सपना बेटी, जब दोबारा शादी हो रही है तो जूता छुपाई भी दोबारा होनी चाहिए। बेटा आप ये रस्म भी दोबारा से कर सकती हैं। यह सुनकर सपना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर फिर से जीजू को लूटने का मौका जो मिलने वाला है। भानु प्रताप जी वीर से बोले, बेटा वीर, अपने ऑफिस का जो भी जरूरी काम है उसे आप आज ही निपटा लीजिए। अब शादी तक आप ऑफिस से छुट्टी कर लीजिए, इतने काम है कैसे होंगे? कल आप दोनों की सगाई है तो आप अधीरा बेटी को साथ ले जाइए और उसकी पसंद की चोली और सगाई की रिंग लेकर आइए। अनुराग भी आ गया था और वो भी वीर के पास बैठा था। अधीरा को साथ ले जाने की बात सुनकर वीर का मन खुश हो गया था। भानु प्रताप जी ने सपना से कहा, सपना बेटा अधीरा से कहिए कि वो तैयार हो जाए, उनको वीर के साथ जाना है ज्वेलरी पसंद करने। सपना मुस्कुराते हुए बोली, जी अंकल जी, मैं अभी जाकर कह देती हूँ। ये कहकर सपना अधीरा के कमरे में चली गई। वीर उठकर एक तरफ जाकर बैठ गया। वो चुपचाप बैठा था। उसको चुपचाप बैठे देखकर भानु प्रताप जी उसके पास आए और उसे देखकर पूछा, कल आपकी सगाई है और आप इतने चुपचाप क्यों हो? क्या आपको ये सब पसंद नहीं है? वीर मुस्कुराते हुए बोला, ये जो रस्में होती हैं वो दुनिया के सामने एक होने के लिए ही होती हैं। हमारी शादी तो अधीरा से उसी दिन हो गई थी जब उसने 3 साल पहले पूरे होशो हवास में हमारे प्यार को कबूल किया था। हम उसे हमारे जिस्म का हिस्सा मानते हैं, वो तो हमारे रग रग में है। हम इन सब रस्मों से कोसों दूर रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आती ये सब रस्में कि ये क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं। हमें सिर्फ दिल की रस्म समझ आती है, भरोसे की रस्म समझ आती है, एक दूसरे के दुख में अपना दुख ढूंढ लेना, उसकी खुशी को अपनी खुशी समझना और उससे बदले में प्यार मिले या ना मिले पर अपनी तरफ से ढेर सारा प्यार अपनी मोहब्बत पर लुटाना, यही सब रस्में हमें समझ आती हैं और ये समझ हमें अधीरा के आने से ही हुई है। इन सब का अर्थ होता है पर दिखावी रस्मों का कोई अर्थ नहीं। भानु प्रताप जी उसकी आंखों में देखकर बोले, ऐसा मत बोलिए कि रस्मों का कोई अर्थ नहीं होता। आपने जो कहा, काश सब लोग ऐसा ही सोचे तो हर किसी की मैरिड लाइफ अच्छी होगी। पर आपने एक बात गलत कही कि ये सब रस्में दिखावे की होती हैं। अधीरा की तरफ एक बार देखो, वो किस उम्मीद से आपकी जिंदगी में आ रही है। इसी उम्मीद के सहारे कि आप उसे दुनिया की वो चीज दे सकते हो जिसे बहुत कम लोग दे पाते हैं, वो है प्यार। उसे अपनी शादी के कितने अरमान होंगे। एक शादी ही ऐसी चीज होती है जो बार बार जिंदगी में नहीं आती। बस आपको ये मौका लगा है कि एक ही लड़की से 2 बार शादी करने का। पहले जब अधीरा ने बिना सब रस्मों के आपसे शादी की थी तब वो शायद उतना खुश नहीं होगी जितना अब होगी। इन सब रस्मों को भी निभाना पड़ता है क्योंकि ये सब रस्में निभाना हर लड़की का अरमान होता है। कल आपकी सगाई है वीर, पता है सगाई किस लिए होती है? वो इसीलिए होती है क्योंकि आपके अंदर जो प्यार है आप इस सगाई के जरिए अधीरा को महसूस करा सको। सगाई की अंगूठी आजीवन आपकी उंगली को बांधे रखती है। वो इसलिए क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि वो इस रिश्ते को और एक दूसरे को दिल से स्वीकार कर रहे हैं। ये बेफजूल की नहीं होती हैं। अधीरा की कितनी ख्वाहिशें होंगी अपनी सगाई को लेकर, अपनी शादी को लेकर। अगर आप इन सब रस्मों को उसके सामने बेफजूल बोलोगे तो उसके दिल पर क्या असर होगा कि आप इन सब में मानते ही नहीं। दिल का रिश्ता होना जरूरी है पर उस रिश्ते को अटूट बनाने का काम शादी जैसी रस्में ही करती हैं। अगर सभी लोग दिल के रिश्ते पर अपनी लाइफ आगे बढ़ाएं तो दुनिया सवाल उठाएगी कि किस हक से 2 प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ हैं। न तो शादी हुई न रस्में। अधीरा के लिए आपका प्यार बेशुमार है पर दुनिया ये सब नहीं देखती। पहले शादी चुपचाप हुई थी, उसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। अवधेश जी उनसे थोड़ी दूर बैठे उनकी सब बातें सुन रहे थे। वो भी उनके पास आकर बैठ गए और बोले, बेटा अधीरा के साथ जो कुछ भी हुआ ये भुलाना इतना आसान नहीं है।
आप उसे अपना रहे हो तो पूरी दुनिया के सामने रस्मों रिवाजों के साथ अपनाइए, ताकि अधीरों को भी ये एहसास हो कि आपने उसे एक हक दिया है और इस रिश्ते को नाम दिया है जो जिंदगी भर उसे आपसे बांधे रखेगा। आधिरा से आपकी शादी तो हो चुकी है, पर अगर अब पूरी रस्मों रिवाजों को निभाकर शादी करोगे तो आधिरा को बहुत खुशी होगी। पर अगर आप इन सब रस्मों को दिल से नहीं निभाएंगे तो आधिरा की ख्वाहिशें भी अधूरी रहेंगी। वो सब लोगों के बीच रहकर भी अपनी शादी को एंजॉय नहीं कर पाएगी। और एक बार इन रस्मों में घुल मिलकर तो देखिए, फिर देखिए हर साल आपको शादी करने का मन होगा। इतना कहते ही भानु प्रताप जी और अवधेश जी हंस पड़े और उन्हें देखकर वीर भी मुस्कुराने लगा। वीर का मन बदल रहा था, उसकी सोच बदल रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, हम सच कहते हैं, या तो हमारे पास एक भी पिता नहीं थे और अब दो दो पिता मिल गए हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि हमें कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों की बातें सुनकर। आप दोनों ने हमें रस्मों का मतलब इतनी अच्छी तरह से समझाया, मतलब हमारी सोच को ही बदल कर रख दिया आप दोनों ने। सच कहा है किसी ने, हर घर में बड़े बुजुर्गों का रहना जरूरी होता है। आज हमने ये बात देख भी ली। हमारी ये हवेली सुनसान रहती थी, हम चाह कर भी इसमें रौनक नहीं ला पाते थे, और आज देखिए आप सब बड़ों की वजह से ये बेजान दीवारें भी मुस्कुरा रही हैं। आप सबने इस वीरान हवेली को रोशन कर दिया। आज पहली बार हमें ये हवेली खूबसूरत लग रही है। अवधेश जी हंसकर बोले, अगर बच्चे गलत सोच रखते हैं तो हर बाप का फर्ज होता है उसे समझाना, और आपको अब नहीं समझाएंगे तो कब समझाएंगे। भानु प्रताप जी और अवधेश जी खिलखिलाकर हंस दिए। वीर भी मुस्कुरा दिया। वीर ने अनुराग से कहा, अनुराग तुम अभी ऑफिस जाओ और जाकर जो जरूरी काम है वो निपटाओ, क्योंकि अब हम दोनों शादी के बाद ही ऑफिस जाने वाले हैं। यह सुनकर अनुराग खुश हो गया। वीर आगे बोला, हम अधीरा को चुल्ली पसंद करवा कर वापस हवेली छोड़कर ऑफिस आ रहे हैं। जो भी जरूरी काम है हम आकर आज ही निपटा लेंगे। ये सुनकर अनुराग बोला, ठीक है तो मैं चलता हूँ। ये कहकर अनुराग ऑफिस चला गया। सब बैठकर शादी के फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करने लगे और वीर अधीरा के आने का इंतजार करने लगा। उसका तो मन कर रहा था कि वो दौड़कर ऊपर अधीरा के पास चला जाए, पर सबको देखकर खामोशी से बैठ गया। उधर ऊपर सपना ने अधीरा के रूम का गेट नॉक किया तो अधीरा ने अंदर से पूछा, कौन? सपना बोली, मैं हूँ सपना, जल्दी से गेट खोल। अधीरा ने गेट खोल दिया तो सपना अधीरा के कमरे में आ गई। सपना ने देखा कि अधीरा शावर लेकर आ गई थी। उसने अभी बाथरोब भी पहना हुआ था। सपना अंदर आकर उसके गले से लग गई और उसे गोल गोल घुमाने लगी। अधीरा बोली, क्या हुआ, तू पागल हो गई है क्या? सपना बोली, शादी की डेट फिक्स हो गई है और 5 दिन बाद शादी है, कल सगाई है, जल्दी से तैयार हो जा। अंकल जी ने तुझे जीजू के साथ जाने के लिए बोला है, जोली पसंद करने के लिए। अधीरा मुंह बनाकर बोली, पहले ये बता नीचे क्या क्या हुआ है। अधीरा की ये पूछते ही सपना ने सब उगल दिया और बोली, पता नहीं, शायद जीजू इन रस्मों को ज्यादा नहीं मानते, कुछ चुपचाप से थे। अंकल और चाचा जी उनसे कुछ बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे इस बारे में मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी दूर बैठी थी तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अधीरा कुछ सोचकर बोली, चल कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगी, पर अभी तो मैंने कुछ खाया भी नहीं और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तू एक काम कर, बंसी जी से मेरे लिए नाश्ता भेजने के लिए कह दे, इतने में तैयार हो जाती हूँ। सपना उसको घूर कर बोली, भुक्कड़ कहेगी, चल ठीक है मैं जाकर कहती हूँ, पर तू जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो जीजू गुस्सा करेंगे। अधीरा ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कपड़े निकालने लगी और सपना ने नीचे आकर बंसी को अधीरा का नाश्ता भेजने के लिए कह दिया। थोड़ी देर में एक नौकर अधीरा का नाश्ता लेकर चला गया और अधीरा नाश्ता करके तैयार होकर नीचे आ गई। जब वो सीढ़ियों से उतर रही थी तो वीर उसे देखता ही रह गया। व्हाइट कलर के सूट में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो धीरे धीरे चलकर नीचे आई। उसे देखकर सब मुस्कुरा दिए। सबसे इजाजत लेकर वो दोनों बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए और वीर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आज उसका अधीरा के साथ अकेले जाने का मन था, इसीलिए उसने ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए मना कर दिया। वीर ने देखा अधीरा कुछ चुपचाप है। उसने पूछा, क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? अधीरा उसे देखकर बोली, आप बताइए, आप इतने चुपचाप क्यों हैं? क्या आपको ये सब पसंद नहीं? वीर बड़े ही अदब से बोला, हम तो चुपचाप नहीं हैं। फिर वीर ने उसके चेहरे को पढ़ते हुए कहा, किस बात से परेशान हो? अधीरा ने ना में सिर हिला दिया। तभी वीर ने अपनी गाड़ी एक साइड रोक ली और तुरंत उसका चेहरा हाथ में लेकर बोला,
इससे पहले कि तुम अपने दिमाग में ज्यादा कचरा भरो, हम तुम्हें एक बात क्लियर कर दें। हम इस सगाई से और दोबारा शादी से बेहद खुश हैं, क्योंकि फाइनली इतनी तकलीफों के बाद तुम हमारी हो रही हो। तो तुम इस बात को लेकर अपने दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचना, और अगर सोचा और उससे तुम्हारे फेस पर जरा सा भी असर दिखा तो हमारा पारा चढ़ जाएगा। इसलिए अपनी परेशानी दूर करो और हमें खुश करो। इतना कहकर वीर ने लंबी सांस ली। उसने एक ही सांस में अपनी बात अधीरा से कह दी। अधीरा उसके बोलने के तरीके पर हंस पड़ी। वो जोर जोर से हंसने लगी। वे स्टेरिंग पर अपनी कोहनी टिकाकर उसके हंसते हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगा। अधीरा हंसते हुए बोली, इतनी प्यार भरी धमकी से तो कोई भी पिघल जाएगा। आपकी इस अदा पर तो हर कोई फिदा हो जाएगा। वीर उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें ये धमकी लग रही है? अधीरा अपनी हंसी रोकते हुए बोली, और नहीं तो क्या? वीर उसको अपने करीब खींचते हुए बोला, अच्छा तो तुम हमारी धमकी से डरती हो या नहीं? अधीरा ने उसके गले में दोनों हाथ डालकर किसी बच्चे की तरह नाम में सिर हिला दिया। वीर उसके होंठों के करीब आते हुए बोला, तो डरा करो ना, तुम्हारा डरा हुआ चेहरा हमारे इरादों को हवा देता है। अधीरा ने अपनी नजरें झुका ली और बोली, आपसे डरने की क्या जरूरत है? आपने खुलकर आजादी दी है। जिसका डर था उसको ही जिंदगी से निकाल दिया। आपसे डर नहीं लगता क्योंकि आपसे प्यार है, डर नहीं। वीर ने उसका चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। वीर उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर डर नहीं है तो आंसू क्यों है? हमने कुछ गलत कह दिया है क्या? अधीरा ने अपने आंसू पोंछे और वीर के सीने से लगकर बोली, मैं आज बहुत खुश हूँ। इतने की खुशी के आंसू निकल रहे हैं। आप नहीं जानते कि आज सगाई की डेट फिक्स हुई है, तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है, जैसे बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। जानते हैं आप, जब आपसे प्यार हुआ था तो मैंने बहुत सारे सपने देखे थे। फिर जब उसने किडनैप कर लिया तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप कभी भी मुझे मिल पाएंगे, क्योंकि मेरे खुद के जीने की कोई आस नहीं बची थी। हर पल एक खौफ, एक डर महसूस हो रहा था, जो उस इंसान का था कि वो फिर से आ जाएगा और मार देगा। मैं कब मर जाऊं ये मैं खुद नहीं जानती थी, पर आपने उसे खत्म करके मुझे एक नई जिंदगी दी है। आपको पता है, मुझे 2 दिन से वो सपना नहीं आया है और मुझे रात को नींद भी अच्छी आई। और सबसे बड़ी बात, मैं आज खुद ही जल्दी उठ गई। थैंक यू वीर, जो आप मेरी जिंदगी में आए। वीर ने उसके गालों को चूम लिया। अधीरा के बदन में सिरहन से दौड़ गई और उसकी आंखें बंद हो गई। फिर उसने उसकी बंद आंखों को चूम लिया। वीर ने उसके अधरों पर अपने होठ रखे ही थे कि तभी किसी ने गाड़ी की विंडो पर नॉक किया। वीर ने पीछे मुड़कर विंडो से बाहर देखा तो एक बच्चा हाथों में फूल लिए खड़ा था। वीर ने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो वो बच्चा बोला, मैंने कुछ नहीं देखा। वीर मुस्कुराते हुए बोला, और अगर देख लिया होता तो क्या कहते? वो बच्चा हंसते हुए बोला, फिर भी यही कहता कि मैंने कुछ नहीं देखा। वीर हंसकर बोला, गुड बॉय। वो बच्चा बोला, साहब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल ले लीजिए, उनको अच्छे लगेंगे। वीर ने अधीरा की तरफ देखा, वो शर्म से लाल हो गई थी। वीर अपनी आईब्रो उचकाकर बोला, गर्लफ्रेंड? ये हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, हमारी बीवी है। वो बच्चा बोला, तो साहब इतनी खूबसूरत बीवी है आपकी, अपनी बीवी के लिए ले लीजिए। वीर मुस्कुराकर उस बच्चे का मासूम सा चेहरा देखते हुए बोला, ठीक है दे दो, पर एक शर्त है। लड़का वीर को देखकर असमंजस से बोला, कैसी शर्त? ये हमारा कार्ड है, किसी भी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेना और स्कूल में ये कार्ड दे देना। वो बिल हमें भेज देंगे, तुम्हारी सारी पढ़ाई का खर्च हम उठाएंगे। जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें कांटेक्ट कर लेना। फिर वीर ने अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर उसे दे दिए और उससे फूल ले लिए। वो लड़का इतने पैसे देखकर खुश हो गया और उसने वीर और अधीरा को मुस्कुरा कर देखा और वहाँ से चला गया। वीर ने वो फूल अधीरा की तरफ बढ़ा दिए और बोला, ये लीजिए बीवी साहिबा। अधीरा उसे घूरते हुए बोली, किसी लड़की को फूल ऐसे देते हैं? वीर कंधे उचकाते हुए बोला, तो फिर कैसे देते हैं? अधीरा मुंह फेरते हुए बोली, जब कोई फूल देता है तो इसका मतलब वो उस लड़की को प्रपोज कर रहा है और उसके साथ कुछ शायरी भी सुनाता है। वीर लंबी सांस लेकर बोला, हाय हमारी बीवी के नखरे कभी खत्म नहीं होंगे। मतलब अभी फूल दे रहे हैं तो प्रपोज भी करें और उसके साथ शायरी भी सुनाएं। वैसे शादी के बाद कौन प्रपोज करता है? अधीरा मुस्कुराते हुए बोली, कौन से क्या मतलब आप करेंगे? अगर आपको फूल देने हैं तो प्रपोज कीजिए और कुछ अच्छे से शायरी भी सुनाइए।
वीर ने उसकी बात सुनी तो एक पल के लिए मुस्कुरा दिया। उसने अधीरा का हाथ पकड़ा और उसे करीब लाते हुए बोला, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमसे शादी करोगी? वीर ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा और वो फूल अधीरा की तरफ बढ़ा दिए। अधीरा की हंसी छूट गई। वो हंसे ही जा रही थी उसकी हरकत पर। उसके साथ ही वीर भी अपनी हरकत पर हंस रहा था। अधीरा मुस्कुराते हुए बोली, अगर आप इतने प्यार से हिटलर को प्रपोज करते तो वो भी आपसे शादी कर लेता। वीर मुस्कुराते हुए बोला, हमें हिटलर नहीं, अपनी प्यारी सी अधीरा चाहिए। वीर की बात सुनकर अधीरा मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई और वीर ने उसके माथे को होठों से छुआ और बोला, अब तो प्रपोज की रस्म भी पूरी हो गई, अब चले? अधीरा दांत दिखाते हुए बोली, जी चलिए। वीर बड़े ही प्यार से बोला, आय हाय जी चलिए, क्या बात है, अभी से पति परमेश्वर वाली फीलिंग आ रही है हमें। इतना कहते ही वो हंस दिया। अधीरा भी उसके साथ हंसती। दोनों काफी देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर वो दोनों जुल्ली पसंद करने के लिए चले गए। जब वीर और अधीरा हवेली वापस आए तो सीधा अंदर आ गए। उन्होंने अंदर आकर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। औरतों ने होलसेल मार्केट खोल के रखा हुआ था। ये देखकर अधीरा ने सिर पीट लिया। अधीरा ने कल्याणी जी से पूछा, माँ ये क्या कर रही हैं आप? कल्याणी जी उसे घूरते हुए बोली, सब्जियां खरीद रही हूँ, देख कौन सी सब्जी लूँ? अधीरा मुंह बनाते हुए बोली, क्या माँ आप भी? लता जी उसे घूरते हुए बोली, बेटा तुझे दिख रहा है ना कि साड़ियाँ खरीद रहे हैं, तो क्यों ऐसे बेफजूल के सवाल कर रही है? अब वीर बात को संभालते हुए बोला, आपको जो खरीदना है खरीदिए, पर हम एक बात आप सबसे बता दें कि ये सब सगाई में नहीं पहनोगे आप लोग। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई तो वीर ने उन्हें ऐसे देखा तो आगे बोला, हमने इस स्पेशल डिजाइनर को बुलाया है खास आप लोगों के लिए और हमारे और अधीरा के ड्रेस डिजाइन करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि सब लेटेस्ट पीस ही पहने, ये सब नहीं। तो आपको ये खरीदना है तो खरीदिए, पर शाम को वो डिजाइनर और उनका स्टाफ आ जाएगा और उसमें से आपको अपने लिए जो फिट बैठता है वो डन कर लीजिएगा। सबके चेहरे पर खुशी छा गई, पर एकदम से कल्याणी जी बोली, बेटा हम सब यही पहन लेंगे ना? वीर बोला, आप सब हमारा परिवार हैं और हम जो कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा मत सोचिए। अच्छा अब हम ऑफिस होकर आते हैं। ये कहकर वीर ने अधीरा की तरफ देखा और एक नजर उस पर डालकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर वीर ने अनुराग से सारी अपडेट ली। फिर उसने टीना को अपने कैबिन में बुलाया और बोला, मिस टीना, आपको हम नौकरी से निकाल रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि हम खुद आपको नौकरी से ना निकालें, आप खुद रिजाइन कर दें, क्योंकि अगर हमने आपको नौकरी से निकाला तो आपको कहीं और नौकरी नहीं मिल पाएगी। टीना हैरानी से बोली, व्हाट? मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? आखिर मेरी गलती क्या है? तभी वीर ने रागिनी का फोन निकालकर उसके सामने रख दिया और बोला, मिस टीना, आप हमारी इंफॉर्मेशन जिसको दे रही थी वो इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में है। टीना की ये बात सुनकर आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वीर आगे बोला, क्योंकि उनका बेटा हमारे बाबा की कंपनी में फ्रॉड करके भाग गया और उसी गम में वो पागल हो गई। बाबा ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। अगर हम चाहते तो आपको पुलिस के हवाले भी कर सकते थे, क्योंकि आप उनके साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रच रही थी, पर आप एक लड़की हैं इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। अगर हमने आपकी कंप्लेंट पुलिस में कर दी तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए चुपचाप बिना कोई तमाशा किए रिजाइन कर और दफा हो जाओ हमारे ऑफिस से, नहीं तो गार्ड्स को बुलाकर आपको धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा और आपका ये एटीट्यूड खाक में मिल जाएगा। हमारा पारा हाई होने से पहले जाओ, दफे हो जाओ यहाँ से। वीर ने उससे इतने गुस्से में कहा था कि वो अंदर तक कांप गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वीर ने पहली बार उससे ऐसे बात की थी। वो रोते हुए वीर के कैबिन से चली गई और पियून को अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर ऑफिस से चली गई। टीना के जाने के बाद वीर ने अपने आप को रिलैक्स किया और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगा। 1-2 घंटे बाद वीर और अनुराग दोनों ने अपना काम निपटाया और हवेली के लिए निकल गए। हवेली पहुंचकर देखा तो शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। हवेली को सजाने का काम शुरू हो चुका था। मीडिया को खबर लग चुकी थी और बहुत सारे मीडिया कर्मी हवेली की गेट पर खड़े थे। उनकी गाड़ी अंदर आ गई थी। वो गाड़ी से जैसे ही बाहर निकले तो एक गार्ड वीर के पास आया और बोला, सर वो मीडिया वाले आए हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। वीर उसकी बात सुनकर चिल्लाते हुए बोला, पता नहीं ये मीडिया वालों को खबर कौन पहुंचा देता है,
शादी की डेट फिक्स हुई नहीं कि आ गए अपनी पलटन लेकर। वीर ने उन सबको बिठाने के लिए कहा। गार्ड ने सबको अंदर बुलाकर हवेली के गार्डन में चेयर लगवाकर सबको बैठा दिया। थोड़ी देर बाद वीर बाहर की ओर चल दिया और अनुराग उसके पीछे पीछे आ गया। बाहर उसका ही इंतजार कर रहे थे। बाहर मीडिया वालों को बड़े ही आराम से बिठा दिया गया था। वीर वहां आया तो सब उठकर खड़े हो गए। वीर ने सबको बैठने का इशारा किया और खुद उनके सामने एक चेयर लगाकर बैठ गया। बाकी सभी वीर की तस्वीरें खींचने लगे और सभी रिपोर्टर्स ने अपना चैनल लाइव किया। सभी रिपोर्टर्स एक के बाद एक शादी से रिलेटेड सवाल पूछने लगे। वीर भी बड़ी शांति से उनके सवालों के जवाब देता रहा। तभी मीडिया ने उनसे अधीरा के बारे में सवाल करने शुरू कर दिए। काफी रिपोर्टर्स उल्टे सीधे सवाल करके वीर के गुस्से को हवा दे रहे थे। तभी वीर उन्हें घूरते हुए बोला, शादी की अनाउंसमेंट कर दी है। शादी यहीं जयपुर में होगी। पूरे जयपुर को इनविटेशन है हमारी शादी में आने का। हमारी होने वाली बीवी कहाँ से है, क्या करती है और कहाँ है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं। शादी में आएंगे तब देख लीजिएगा। हमारी निजी जिंदगी में दखल देने की जरूरत हमने अपने अपनों को भी नहीं दी। आप तो फिर भी सोशल वर्कर्स हैं। आप सब इतना जानिए कि हमारी शादी होने वाली है और जब होगी तब आप सब भी मौजूद होंगे। तब अपने चैनल के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ बचा कर रखिए। तब तक के लिए नमस्ते। वीर अपनी जगह से उठकर अनुराग से बोला, इनके लिए नाश्ते का इंतजाम कर दो। हवेली से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर वीर अंदर की ओर बढ़ गया। अनुराग ने एक गार्ड को नाश्ते का इंतजाम करने के लिए कहा और वीर के पीछे आ गया। वीर हवेली की गेट तक ही आया था कि अनुराग उसके पास आया और बोला, अधीरा को मीडिया के सामने क्यों नहीं लाए? तो वीर बोला, अभी अधीरा इन सब के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अभी उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो ये सब झेल सके। किसी उल्टे सीधे सवाल से उसके दिमाग पर गलत असर पड़ सकता है, तो इसलिए हम अधीरा को मीडिया के सामने नहीं लाए। अनुराग ने आगे कुछ नहीं कहा। वीर और अनुराग अंदर गए तो देखा घर में शादी की जोर शोर से प्लानिंग चल रही है। कल्याणी जी, लता जी और ममता अधीरा से उसकी पसंद पूछ रही है। डिजाइनर और उसका स्टाफ पहले ही आ चुका है और सब औरतें साड़ियां पसंद कर रही हैं और अधीरा ड्रेस लगा लगा कर खुशी से झूम रही है। सपना भी ड्रेस पहनकर घूम घूम कर दिखा रही है। वीर को देखकर आश्चर्य हुआ कि शादी में घर में ऐसा हाल होता है। ये उसके जीवन में पहली शादी थी जो वो करीब से देख रहा था, वो भी अपनी। वीर ने डिजाइनर से अधीरा के लिए रेड कलर का लहंगा बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया और अपने लिए एक ऑफ वाइट अचकन। सारे फंक्शंस के लिए सबने अपने लिए साड़ी और ड्रेसेस सिलेक्ट कर ली थी। वीर, अधीरा, अनुराग, सपना को छोड़कर थोड़ी देर के लिए कल्याणी जी, लता और ममता तीनों अपने कमरे में चली गई। दादाजी तो पहले ही अपने कमरे में थे। अनुराग ने टीवी ऑन करके देखा तो टीवी पर वीर की शादी की न्यूज चल रही थी, जिसे देखकर सपना और अधीरा ने चीख मार दी और सपना तो खुशी से अनुराग के गले लग गई। वीर और अनुराग उनकी चीख सुनकर चौंक गए। अनुराग सपना से बोला, पागल लड़की, ऐसे भी कोई चीखता है? अभी अटैक आ जाता मुझे। सपना बोली, मैं एकदम से बहुत खुश हो गई थी। फिर वो अनुराग से अलग हो गई। अनुराग को याद आया कि सपना तो उसके गले लगी थी, तो वो अपने मन में खुश होकर बोला, वाह, सपना मेरे गले लगी थी। तभी अनुराग को कुछ सूझा। वो अपना मोबाइल निकाल कर किसी को फोन लगाकर बोला, डार्लिंग, मैं जल्दी आ जाऊंगा। क्या कहा? साथ में डिनर करने के लिए जाना है, पर आज तो मैं वीर सर के साथ बिजी हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, अब तुम्हारा कहा मैं कैसे टाल सकता हूँ। वीर सर से परमिशन लेकर आ जाऊंगा। लव यू टू। ये कहकर उसने फोन रख दिया। पर पास खड़ी सपना को ये देखकर बहुत बुरा लगा। उसे अनुराग का किसी से इस तरह बात करना पसंद नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने कमरे में चली गई। वीर, अधीरा और अनुराग ने भी उसके आंसू देख लिए थे। वीर बोला, ये क्या किया तूने? उसे झूठ बोलकर रुलाया क्यों? अधीरा हैरानी से अनुराग को देखकर बोली, झूठ? इसका मतलब ये कोई नहीं है और आप झूठ मूठ कर रहे थे? आप किसी से बात नहीं कर रहे थे? अनुराग ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया तो अधीरा बोली, तो फिर आप ये भी बता दीजिए कि आपने झूठ क्यों बोला? अनुराग बोला, तुम्हारी बहन को चलाने के लिए। अधीरा ने अपनी कमर पर हाथ रखकर पूछा, और वो क्यों? अनुराग बोला, जब वो मेरी फीलिंग ही नहीं समझती, मंद बुद्धि कहेंगी। कितना प्यार करता हूँ मैं उससे, पर मजाल है कि वो मेरी फीलिंग समझ ले, इसलिए मैंने उसके मन में क्या है ये जानने के लिए ही झूठ बोला। फिर उसने वीर को घूर कर देखा और बोला, ऐसे ऐसे दोस्त हैं मेरे भी, अपनी तो शादी 2 बार कर रहे हैं और हमारी एक भी नहीं हो पा रही है।
अनुराग ने लास्ट वाला डायलॉग ऐसे बोला कि अधीरा की हंसी छूट गई। वो हंसते हंसते बोली, अरे तो सीधा बोलना था ना कि आप उससे प्यार करते हो, इसलिए तो वो आपसे और दूर हो जाएगी। सच में क्या? अनुराग ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा। तो अधीरा बोली, और नहीं तो क्या, सही मौका देखकर उससे अपने दिल की बात कर लो। अनुराग ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी इवेंट मैनेजर आ गया। सब फिर से हॉल में आ गए थे। भानु प्रताप जी, अवधेश जी सुबह से साथ साथ थे और सारी तैयारियां खुद ही देख रहे थे। वीर इवेंट मैनेजर से बात करने लगा। अब शाम के 6 बज चुके थे। भानु प्रताप जी और अवधेश जी भी आ गए। सारे काम वाम करके वो दोनों सोफे पर थकार कर बैठ गए। वो दोनों भी इवेंट मैनेजर से बात करने लगे। लगभग 1 घंटे बाद इवेंट कंपनी का सारा स्टाफ और डिजाइनर्स जा चुके थे। भानु प्रताप जी ने वीर से सजेशन लेकर सगाई के फंक्शन की थीम सिलेक्ट कर ली थी। लगभग सभी के आउटफिट्स सिलेक्ट हो चुके थे। सारे फंक्शंस के लिए औरतों ने कपड़े देख लिए थे। दूल्हा दुल्हन के भी सभी फंक्शंस के लिए आउटफिट्स सिलेक्ट हो चुके थे। आखिर औरतों ने दिन भर यही तो काम किया था। पूरे घर में शॉपिंग मॉल खोलकर रखा था, पर अब जाके पूरा घर खाली हुआ था। सबने रात का खाना खाया। सपना अभी भी उदास थी। भानु प्रताप जी बोले, अधीरा ने जो भी ज्वेलरी पसंद की है वो सुबह आ जाएगी, तो बेटा आप अच्छे तरह से चेक कर लीजिएगा। अगर कोई कमी हो तो चेंज हो जाएगी। अधीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। खाना खाकर भानु प्रताप जी ने जाने की इजाजत मांगी तो वीर भी खड़ा हो गया। जाने का तो उसका दिल नहीं था, पर जाना तो था ही। वो दोनों सबसे विदा लेकर महल चले गए। महल पहुंचे तो संजना गार्डन में ही बैठी थी। वो दोनों उसके पास आए। वीर बोला, क्या बात है संजना, तुम इस समय यहाँ क्यों बैठी हो? तो संजना बोली, कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। तुम शादी के लिए ड्रेसेस सिलेक्ट करने हवेली भी नहीं आई? चलो कोई बात नहीं, हम कल यही बहुत सारी ड्रेसेस मंगा लेंगे। जो तुम्हें अच्छी लगेंगी अपने लिए ले लेना। वो दोनों संजना के साथ अंदर आ गए। संजना खाना खा चुकी थी तो वो तीनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। वीर जब सोने के लिए लेटा तो आज अधीरा के साथ अपनी नजदीकी को लेकर सोचने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अधीरा के सपनों में खोए हुए ही नींद की आगोश में चला गया। अगले दिन सुबह से ही हवेली में शोर मचा हुआ था। हर कोई इधर से उधर भाग रहा था। बंसी तो इस समय बहुत खुश था। उसके मालिक की शादी उसकी इच्छा के अनुसार धूमधाम से जो हो रही थी। फंक्शन का अधूरा काम पूरा करने के लिए सुबह सुबह इवेंट स्टाफ वहां मौजूद था, इसलिए घर में शोर शराबा ज्यादा हो रहा था। अधीरा और सपना तैयार होकर मंदिर में आरती कर रही थी। पीछे अवधेश जी और बाकी सब भी हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण कर रहे थे। कल्याणी जी ने सबको आरती दी। उसके बाद अधीरा से बोली, सगाई का शुभ मुहूर्त शाम को है बेटा। भाई साहब ने पंडित जी को बुलाया है। सगाई से पहले हमें पूजा करनी है। अधीरा मुस्कुराते हुए बोली, मतलब पूजा अभी होगी? कल्याणी जी प्रसाद देते हुए बोली, नहीं बेटा, पूजा आज दोपहर 3 बजे होगी और उसके बाद सभी मेहमान भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को इनविटेशन दिया है। अधीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अवधेश जी अधीरा को नाश्ते के बाद ही डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर चले गए थे। 2 घंटे बाद वो वापस आए। डॉक्टर ने अधीरा का अच्छी तरह से चेकअप किया तो वो अब बिल्कुल ठीक थी और उसे सपना आना भी बंद हो गया था। सगाई और शादी हवेली में ही होनी थी, तो हवेली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। महल में नहीं दुल्हन का स्वागत होना था, तो उसे भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। वीर ने संजना को ड्रेसेस सिलेक्ट करवाई और दोपहर को पूजा के लिए संजना और भानु प्रताप जी को लेकर हवेली आ गया। पूजा में अधीरा और वीर को एक साथ बैठाया गया। अनुराग मौका लगाकर सपना के पास बैठ गया। सपना ने अनुराग को देखकर मुंह बना लिया। अनुराग उसकी इस अदा पर मुस्कुरा दिया। अनुराग ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो सपना ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, ये क्या बदतमीजी है? अनुराग बोला, बदतमीजी क्या की है, सिर्फ हाथ ही तो पकड़ा है। सपना घूरते हुए बोली, दूर रहिए मुझसे, आए बड़े हाथ पकड़ने वाले। अनुराग मुस्कुराकर उसे देखने लगा। वीर ने आज पहली बार पूजा की थी, वो भी अधीरा के साथ। आज उसके मन को असीम ऊर्जा और शांति का आभास हो रहा था। अधीरा सिर पर चुन्नी डाले हाथ जोड़े बैठी थी और वीर को इस समय अधीरा बहुत मासूम और खूबसूरत लग रही थी। पूजा संपन्न होने के बाद पंडित जी चले गए। सपना बोली, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अनुराग बोला, और मेरे लिए कॉफी। सपना ने घूरकर अनुराग को देखा और किचन में चली गई। अनुराग भी पानी पीने के बहाने किचन में आ गया और सपना से बोला, मेरे लिए कॉफी बना रही हो ना?
सपना चिढ़कर बोली, यहाँ आप मेरे बॉस नहीं हैं। अनुराग ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और बोला, तो यहाँ हम आपके क्या हैं? सपना उसकी आंखों में देखने लगी, अनुराग भी उसकी आंखों में देखने लगा। दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी किसी के कदमों की आवाज से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। बंसी अंदर आकर बोला, क्या सपना मैम साहब, आपने अब तक चाय नहीं बनाई? लाइए हम बना देते हैं। सपना हड़बड़ाकर बोली, नहीं नहीं मैं बना रही हूँ, आप चलिए मैं लेकर आती हूँ। बंसी ने पूछा, कोई दिक्कत है क्या? सपना बोली, नहीं नहीं आप जाइए। बंसी चला गया और अनुराग सपना को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, चलो मैं मदद करता हूँ। सपना ने चुपचाप चाय बनाने में ही अपनी भलाई समझी और चुपचाप चाय बनाकर बाहर ले गई। अनुराग ने अपने और वीर के लिए कॉफी बनाई और बाहर आ गया। सबने बैठकर चाय पी और वीर अनुराग ने कॉफी पी। उसके बाद भानु प्रताप जी वीर और संजना को लेकर महल आ गए, क्योंकि शाम को उन्हें सब मेहमानों के साथ सगाई के लिए भी आना था। शाम हो चुकी थी और अधीरा को मेकअप आर्टिस्ट ने तैयार कर दिया था। पीच कलर के लहंगे में वो गजब ढा रही थी। पीच कलर के लहंगे पर लाइट गोल्डन कलर का बहुत खूबसूरत हैंड वर्क था, जो कि इस लहंगे को और भी खूबसूरत बना रहा था। सपना भी पिंक कलर के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कल्याणी जी, लता जी और ममता डिजाइनर साड़ी में बेहद जच रही थी। सही समय पर भानु प्रताप जी, वीर, संजना और बाकी मेहमानों के साथ सगाई के लिए पहुंच गए थे। पीच कलर की शेरवानी में वीर भी बहुत हैंडसम लग रहा था। वीर स्टेज पर बैठा अधीरा को देखने के लिए बेताब था। सपना और बाकी लड़कियां अधीरा को लेकर आ गई। जैसे ही वीर की नजर अधीरा पर पड़ी, वो अपनी पलकें झपकाना भूल गया। इस समय अधीरा एक कांच की गुड़िया सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे छुएगा तो वो मैली हो जाएगी। अनुराग ने वीर को कोहनी मारी और बोला, भाई तेरी ही है, ऐसे मत देख, सब तुझे ही देख रहे हैं। वीर झेप गया। अधीरा स्टेज के पास आई तो वीर ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अधीरा बहुत नर्वस हो रही थी। वीर ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और उसे पलके झपकाकर ना घबराने का इशारा किया। अधीरा उसके बराबर में आकर खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई तो तालियों की गड़गड़ाहट से हवेली गूंज गई। अनुराग तो बस सपना को निहारने में लगा हुआ था। सगाई के बाद वीर और अधीरा दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे को चुपके चुपके निहारने में लगे थे। अनुराग सपना के पास आया और बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो सपना मुंह बनाकर बोली, ये जाकर अपनी उस डार्लिंग को बोलिएगा जिसके साथ आप डिनर करने जा रहे थे। अनुराग हंसकर बोला, वो तो बस एक मजाक था। सपना उसे घूर कर बोली, अच्छा और वो किस लिए? अनुराग बोला, तुम्हें चिढ़ाने के लिए और किस लिए? क्योंकि तुम कुछ समझती ही नहीं हो, मंद बुद्धि हो बिल्कुल। सपना अनुराग को घूर कर बोली, आपने मुझे मंद बुद्धि कहा? अब तो मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। अनुराग बोला, अरे कहाँ जा रही हो, सुनो तो सही, मैं अधीरा को अपनी साली बनाना चाहता हूँ। सपना तिड़क कर बोली, तो बना लो ना, किसने मना किया है? हाँ। अनुराग ने अपना सिर पीट लिया। अब इस कमकल को कैसे समझाऊं? ये तो सच में मंद बुद्धि है। खाने पीने का दौर शुरू हो चुका था। सबने सगाई में खूब एंजॉय किया। आज हल्दी का फंक्शन था और सबने एक से एक पीले रंग की ड्रेसेस और साड़ियां पहन रखी थी। सब हवेली में ही थे क्योंकि वीर को भी हल्दी अधीरा के साथ ही लगनी थी। वीर अधीरा को सबसे पहले हल्दी खुद लगाना चाहता था, पर उसे अधीरा के पास जाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। वीर ने अनुराग को बुलाया और बोला, अनुराग, हमने आज तक किसी को हल्दी नहीं लगाई और अधीरा को सबसे पहले हम हल्दी लगाना चाहते हैं, इसलिए हमें अधीरा से मिलना है। जाओ सबको इधर उधर करो ताकि हम अधीरा के पास जा सकें। अनुराग वीर को घूर कर बोला, यार मरवाएगा क्या? क्यों मुझे जूते से पिटने का काम करवाना चाहता है? वीर गुस्से से उसे घूर कर बोला, अगर हमारा काम नहीं किया तो जो लव स्टोरी चलाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसका हम दी एंड करवा देंगे। शादी में ही कोई अच्छा लड़का ढूंढ कर सपना का रिश्ता पक्का करवा देंगे, फिर मिलेगा तुम्हें बाबा जी का चुनचुना। अनुराग गुस्से में बोला, जब कहने नहीं आता तो कह ही क्यों रहे हो? बाबा जी का टुल्लू कहते हैं। वीर अपने बालों में हाथ फेर कर बोला, हाँ वही, झुनझुना हो या टुल्लू क्या फर्क पड़ता है, जो भी हो वही मिलेगा तुम्हें। अनुराग बोला, तुम इस समय मुझे धमकी नहीं दे सकते, इस समय मैं छुट्टी पर हूँ। वीर बोला, बेटा हम धमकी नहीं दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। अनुराग चिढ़कर बोला, धमकी और वार्निंग में क्या फर्क है? वीर मुस्कुराकर बोला, धमकी वर्ड हम पर सूट नहीं करता, वार्निंग वर्ड सूट करता है, बस ये फर्क है। अनुराग ने अपना माथा पीट लिया।
ये तो शादी से पहले ही बहकी बहकी बातें कर रहा है। हे भगवान बचा लेना मुझे, शायद ये अपनी शादी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वीर ने उसे सोचते देखकर पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अनुराग बोला, कुछ नहीं, मैं सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ, तुम सबकी नजरें बचा कर चले जाना। वीर ने हाँ में सिर हिलाया तो अनुराग धीरे धीरे चलकर गेट के पास आया और अचानक से पैर फिसला कर गिर गया और जोर से चीख मार दी। उसकी चीख सुनकर सब उसकी ओर भागे और वीर मौके का फायदा उठाकर अधीरा के कमरे में चला गया और अंदर जाकर गेट पर लॉक लगा लिया। वहां अधीरा तैयार हो रही थी, वो लगभग तैयार ही थी। किसी की गेट बंद करने की आवाज सुनकर अधीरा बोली, सपना कहाँ चली गई थी तू? ले जल्दी से मेरी कमर पर ये बेल्ट बांध दे। वीर धीरे धीरे उसके पास चलकर आया और वो बेल्ट उसके हाथ से ले ली। जैसे ही उसने अधीरा की कमर को छुआ, उसके शरीर में सिरहन सी दौड़ने लगी। अधीरा ने उस स्पर्श को पहचान लिया। उसने पलट कर देखा तो वो वीर था। अधीरा चौंक कर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। वीर उसके करीब आते हुए बोला, किसी ने नहीं देखा और डांट पड़ेगी तो पड़ने दो, हम अपनी पत्नी के साथ हैं, हमारी शादी हो चुकी है। अब अगर ये लोग दोबारा शादी कर रहे हैं तो हमारी क्या गलती? अधीरा मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आप यहाँ आए क्यों हैं? मैं तो अभी नीचे ही आ रही थी। वीर अपने हाथ में लाई हल्दी को उसे दिखाते हुए बोला, हम हल्दी के बारे में पूरा पता करके आए हैं, हम चाहते हैं कि सबसे पहले हल्दी तुम्हें हम लगाएं। अधीरा हल्दी को देखकर बोली, अच्छा तो हल्दी लगानी है आपको, तो लगा दीजिए। ये कहकर अधीरा ने अपना चेहरा वीर के आगे कर दिया। वीर ने देखा कि अधीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसे अभी बाहर भी जाना था, तो उसने अधीरा की कमर पर नाभि के पास हल्दी लगा दी। अधीरा की आंखें बंद हो गई। अधीरा के ब्लाउज का बैक नेक बहुत डीप था। फिर वीर ने हल्दी उसके पीछे नेक के पास लगा दी। वीर की उंगलियों की छुआन से अधीरा की वीर के कंधे पर पकड़ मजबूत हो गई। वीर ने उसके कानों में सरगोशी करते हुए कहा, अभी से ये हाल है तो शादी की पहली रात क्या होगा? अधीरा के शरीर में सिरहन सी पैदा हो गई। वो जल्दी से वीर के गले लग गई। वीर ने महसूस किया कि अधीरा की धड़कनें बेतहाशा भरी हुई थी। वीर ने उसके माथे को चूम लिया। अधीरा को एकदम से होश आया। वो अपने आप को संभाल कर वीर से अलग हुई और उसके हाथ से थोड़ी सी हल्दी लेकर वीर के गाल पर लगा दिया। वीर मुस्कुराकर उसे देखने लगा। वीर का दिल कर रहा था कि वक्त यहीं रुक जाए और वो अधीरा के साथ ऐसे ही खड़ा रहे, पर तभी किसी ने गेट पर नॉक किया। अधीरा हड़बड़ा गई। वीर ने हाथ का इशारा करके उसे रिलैक्स होने को कहा और गेट के पास आ गया। अधीरा ने गेट खोला तो सजना और सपना थी। सपना बोली, और कितनी देर लगाएगी? अधीरा जल्दी से बोली, अरे मैं तो कब से तैयार हूँ, चलो चलते हैं। अधीरा उन दोनों के साथ चली गई और उनके जाने के बाद वीर भी बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही अनुराग बोला, लगा आए हल्दी या और भी कुछ बाकी है? वीर ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए बाहर गार्डन की तरफ चला गया जहां अधीरा की हल्दी लगने वाली थी। वीर और अधीरा को बीच में पर्दे का पार्टीशन करके बैठाया गया था। पहले अधीरा को हल्दी लगाई गई, फिर वीर को हल्दी लगाई गई। हंसी मजाक के बीच हल्दी की रस्म की अदायगी हो गई। आज शादी का दिन था। रेड कलर के लहंगे में अधीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। गले में डायमंड की ज्वेलरी, आंखों में गहरा काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक लगाए वो कहर ढा रही थी। किसी की भी नजर अधीरा से हट नहीं रही थी। वीर की बारात आ चुकी थी और ऑफ वाइट अशकन में दूल्हा बना वीर बहुत खूबसूरत लग रहा था। स्टेज पर बैठा वीर अधीरा के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अचानक सब जगह अंधेरा हो गया और एक स्पॉटलाइट अधीरा के ऊपर ऑन हुई। सबकी नजरें अधीरा पर ठहर गई। हर कोई आंखें फाड़कर अधीरा को देख रहा था। वो किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। अधीरा धीरे धीरे चलकर वीर के पास आई। वीर ने अपना हाथ आगे कर दिया और अधीरा ने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। अब लाइट दोनों पर पड़ रही थी। हर कोई इस खूबसूरत जोड़े को देखकर प्रशंसा कर रहा था। फिर वरमाला हुई और कुछ समय बाद दोनों ने मंडप में साथ फेरे लिए। वीर ने अधीरा को मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। पहली शादी में अधीरा खुश नहीं थी, पर आज तो उसका रोम रोम खुश था। उसने वीर को अपने तन और मन से अपना पति मान लिया और पवित्र अग्नि में अपने आप से एक वादा किया कि वो वीर का साथ अपनी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेगी और उसे इतना प्यार देगी कि वो अपने जीवन के सभी दुख भूल जाएगा।
आज से आप पति पत्नी हैं। इस आवाज से अधीरा की तंद्रा टूटी। दोनों खड़े हो गए और सबका आशीर्वाद दिया। वीर जैसे ही अपने जूते पहनने लगा तो देखा कि उसके जूते गायब थे। वीर ने अधीरा की तरफ देखा तो उसने सपना की तरफ इशारा कर दिया। वीर ने सपना को देखा और मुस्कुराकर बोला, साली साहिबा जूते कहाँ हैं हमारे? तो सपना बोली, सच्ची मैंने चोरी नहीं किए, मैं करना चाहती थी पर मुझसे पहले ही किसी और ने गायब कर दिए। सब सपना को हैरानी से देखने लगे। दादाजी बोले, सपना ये गलत बात है, चलो जल्दी से जूते दो। सपना रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, मैं सच कह रही हूँ, जूते मैंने नहीं लिए। सपना की बात सुनकर सब परेशान हो गए और इधर उधर जूते ढूंढने लगे। सब अभी भी सपना को ही घूरे जा रहे थे। गजेंद्र जी गुस्से में बोले, सपना एक बार और तुमसे पूछ रहे हैं तो बता दो कि दामाद जी के जूते कहाँ हैं? शरारत करने की भी हद होती है। सपना की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। अब सब परेशान हो गए। वीर चुपचाप खड़ा था, बाकी सब उसके जूते ढूंढने लगे। जब बहुत देर तक जूते नहीं मिले तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी वीर ने संजना को इशारा किया तो संजना ने वहीं पास में एक टोकरी के नीचे रखे जूते निकालकर वीर के आगे रख दिए। सब हैरानी से वीर को देखने लगे तो वीर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों साली साहिबा, हमने तो सोचा था कि अब की बार इतनी आसानी से आपको जूते चोरी नहीं करने देंगे, इसलिए हमने संजना से कहकर जूते वहां रखवा दिए थे, पर आपने तो हार मान ली, अपने आसपास भी नहीं देखा। अब क्या करेंगे आप? जूते तो चोरी आप नहीं कर पाए। सपना मुंह बनाकर बोली, हमने ढूंढे थे पर हमें नहीं मिले। अगर अधीरा हमारे साथ होती तो हम ढूंढ ही लेते। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। वीर मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम हमारे इकलौती साली हो और हम तुम्हें नाराज नहीं करेंगे। ये कहकर वीर ने एक नोटों की गड्डी सपना के हाथ पर रख दी। सपना तो खुशी से उछल पड़ी। उसको खुश देखकर सब मुस्कुराने लगे। सपना किसी काम से हवेली के अंदर आई तो अनुराग भी उसे अंदर जाते देखकर उसके पीछे पीछे अंदर आ गया और सपना के पास आकर धीरे से उसके कान में बोला, मैं चाहता हूँ कि अधीरा मेरे जूते चोरी करे। सपना उसे देखकर चौंक गई, फिर मुंह बनाकर बोली, अधीरा आपके जूते चोरी क्यों करेगी? वो तो मेरे दूल्हे के जूते चोरी करेगी। अनुराग ने अपना माथा पीट दिया और बोला, मंदबुद्धि, मैं तुम्हारा दूल्हा बनना चाहता हूँ। और मेरे दूल्हे क्यों बनेंगे आप? बोलते बोलते वो बीच में ही रुक गई। उसे समझ आ गया कि अनुराग ने क्या बोला। वो गुस्से में बोली, आप तो किसी और से प्यार करते हो ना, तो उसकी दूल्हा बनो जाकर। अनुराग बोला, कोई नहीं है, वो तो तुम्हें चुराने के लिए मैंने मजाक किया था। और वो क्यों? सपना ने उससे घूरते हुए पूछा। तो अनुराग उसे गहरी नजर से देखते हुए बोला, क्योंकि तुम समझ ही नहीं रही थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने नाटक किया कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग होगी तो तुम्हें जलन होगी। और देखो तुम्हें कितनी जलन हो रही है, इसका मतलब तुम्हें भी मुझसे प्यार है। सपना ने नजर चुराकर कहा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपसे प्यार नहीं है। यह सुनकर अनुराग ने उसे अपने पास खींच लिया और उसे अपनी बाहों में लेकर उसकी आंखों में देखकर बोला, एक बार मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। सपना उसकी आंखों में देखने लगी जहां उसे अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था। अनुराग बोला, आई लव यू सपना, आई लव यू वेरी मच। सपना अनुराग के इतने नजदीक आने से पिघलने लगी। उसका सारा गुस्सा, सारी नाराजगी दूर हो गई। वो इन प्यार भरे लम्हों को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि प्यार तो वो भी अनुराग से करती थी। वो अनुराग के सीने से लग गई और बोली, आई लव यू टू। पता नहीं कब हुआ, पर आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बिना नहीं रह सकती। सपना के मुंह से ये सुनकर अनुराग का दिल खुशी से झूम उठा। तभी किसी के आने की आहट से दोनों होश में आए और सपना जल्दी से कल्याणी जी के रूम में चली गई। अधीरा की विदाई हो गई और वो विदा होकर महल आ गई। चूंकि महल में कोई औरत नहीं थी तो संजना ने कल्याणी जी, लता जी और ममता को अपनी तरफ से दुल्हन की रस्में करने के लिए बुला लिया था। कल्याणी जी और लता जी ने संजना को इतना प्यार दिया कि संजना रागनी की कमी को भूल गई थी। भानु प्रताप जी अधीरा के दुल्हन बनकर महल में आने से बहुत खुश थे। संजना ने उन तीनों से पूछ कर सारी रस्में की। फिर रात को वो तीनों हवेली वापस आ गई। रात के समय अधीरा वीर के कमरे में फूलों से सजी सेज पर दुल्हन बनी बैठी वीर का इंतजार कर रही थी। पूरे कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था।
फूलों की खुशबू से अधीरा का तन और मन महक रहा था। वीर कमरे में आया तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वीर के आने की आहट पाकर अधीरा अपने आप में सिमट गई। वीर धीरे धीरे आकर उसके पास बैठ गया और उसे एक डायमंड का सेट देकर बोला, ये तुम्हारी मुंह दिखाई। फिर उसने अधीरा का घूंघट उठा दिया। वीर एक टक उसे देखता रहा। अधीरा ने अपनी पलकें उठाई तो वीर की आंखों से जा टकराई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वीर उसे देखकर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल अप्सरा की तरह। अधीरा के होठों पर मुस्कान आ गई और बोली, सब आपकी मोहब्बत का असर है। वीर शरारत से बोला, अच्छा कितना प्यार करती हो हमसे। अधीरा उसके पास आई और उसके धड़कते दिल पर हाथ रखकर बोली, इतना कि इस दिल में जितना दर्द है उसको अपने होठों से चूसकर आपके दिल से बाहर निकालना चाहती हूँ। फिर वो अपने होठों से उसके माथे को चूमकर बोली, इतना कि आपके रोम रोम को अपने प्यार से महका देना चाहती हूँ। फिर वो उसकी आंखों को चूमते हुए बोली, इतना कि इन आंखों को अब कभी आंसू नहीं बहाने दूंगी। फिर वो उसकी आंखों में देखकर बोली, इतना कि अब आपको कभी एक पल के लिए तन्हाई का दर्द नहीं सहने दूंगी जो आपने अपने बचपन से अब तक सहा है। आपको इतना प्यार करती हूँ कि अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरना चाहती हूँ। अधीरा की बात सुनकर वीर की आंखों में आंसू आ गए। अधीरा ने कितने अच्छे से उसके दिल के दर्द को महसूस कर लिया था, जबकि अभी तक वीर ने उसे कुछ नहीं बताया था। बस उसने वीडियो में ही रागिनी के मुंह से ही सब कुछ सुना था। अधीरा ने उसके आंसू पोंछे और बोली, शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आपको पाया है। आप नहीं होते तो अब तक इस अधीरा को मिटा दिया गया होता। ये कहकर अधीरा की आंखों में भी आंसू आ गए। वीर ने उसके आंसू पोंछे और नाव में सिर हिलाकर रोने से मना किया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों की धड़कनें बेकाबू होने लगी। वीर ने लाइट ऑफ कर दी और अपने अधर से अधीरा की आंखों को चूम लिया। फिर उसके गालों को चूमने के बाद उसके अधरों पर अपने अधर रख दी। वीर और अधीरा अपनी प्यार भरी दुनिया में पहुंच गए और तन मन से एक दूसरे को सौंप दिया। मन से मन का मिलन तो दोनों का बहुत पहले ही हो चुका था। आज तन से तन का मिलन भी हो गया। दोनों ने आज अपने प्यार की मंजिल आखिर पा ही ली। अगले दिन वीर और अधीरा हनीमून के लिए निकल गए। वो लोग हनीमून के लिए शिमला आए थे, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने, और यहाँ आकर दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत यादें बनाई, एक दूसरे को बहुत प्यार किया। और 6 दिन बाद वो वापस लौट आए। भानु प्रताप जी और वीर ने जिद करके अधीरा की फैमिली को हवेली में ही रुकने के लिए मना लिया। भानु प्रताप जी की दादाजी अवधेश जी और गजेंद्र जी के साथ खूब पड़ती थी, इसलिए ही वो दूसरे तीसरे दिन संजना और अधीरा के साथ हवेली आ जाते और वीर भी ऑफिस से पहले हवेली आता और बाद में वो सब साथ में महल जाते। वीर और अधीरा का प्यार और भी गहरा हो गया था। शादी को 2 महीने हो गए थे। इस बीच वीर ने सपना और अनुराग के रिश्ते की बात भी घर में कर ली थी और सब मान भी गए, क्योंकि अनुराग एक अच्छा लड़का था। 1 महीने के अंदर दोनों की शादी भी कर दी गई और सपना अपने ससुराल चली गई। अनुराग की माँ भी एक अच्छी औरत थी। वो सपना को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। दादाजी की बिल की शर्त को पूरा करने का अब बस 1 साल बचा था। वीर को कोई चिंता नहीं थी, पर भानु प्रताप जी थोड़ा परेशान थे। एक दिन अधीरा को सुबह से ही उल्टियां लग रही थी। वीर उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गया तो चेकअप करने पर पता चला कि अधीरा माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ठीक 9 महीने बाद अधीरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर वीर की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। वो रोते हुए बोला, हम आप पर हमेशा विश्वास करेंगे। आपके बारे में कोई कुछ भी कहे, पर हम किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हम पहले आपकी बात सुनेंगे, तब कोई फैसला लेंगे। हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। हम कभी भी आपको अपने से दूर नहीं जाने देंगे। ये कहकर वीर ने उसका माथा चूम लिया। संजना तो बुआ बनकर फूली नहीं समा रही थी। भानु प्रताप जी अपना वारिस पाकर बहुत खुश थे। अब तो वो भूल कर भी रागिनी को याद नहीं करते थे। वीर अधीरा के पास आया और बच्चे को उसके पास लिटाकर उसका माथा चूमकर बोला, थैंक यू अधीरा, तुमने अपना वादा पूरा किया।
तुमने हमें इतना प्यार दिया कि हम अपने सारे दुख भूल गए। हमारे जीवन को तुमने खुशियों से भर दिया। थैंक यू अधीरा, हमारे जीवन में आने के लिए, हमें इतना प्यारा तोहफा देने के लिए। अधीरा ने मुस्कुराकर वीर को देखा, फिर बच्चे को देखा जो बिल्कुल हूबहू वीर जैसा था। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, इस छोटे से वीर को मेरी गोद में देने के लिए। तभी बाहर से आवाज आई और एक साथ समंदर आ गए। संजना बोली, पहले मैं गोद में लूंगी क्योंकि मैं इकलौती बुआ हूँ। विशाल बोला, पहले मैं गोद में लूंगा क्योंकि मैं इकलौता मामा हूँ। तभी ममता बोली, पहले मैं गोद में लूंगी क्योंकि मैं इकलौती मामी हूँ। उन सबको पीछे करते हुए सपना बोली, पहले मैं गोद में लूंगी क्योंकि मैं इकलौती मासी हूँ। उन सबको लड़ता देखकर दादाजी बोले, पहले मैं गोद में लूंगा क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ। दादाजी की बात सुनकर सब हंसने लगे। फिर बारी बारी से सबने छोटे से वीर को गोद में लिया। शाम को अधीरा को छुट्टी मिल गई। ममता और सपना भी माँ बनने वाली थी। 2 महीने बाद ममता ने एक प्यारी सी बेटी को और 4 महीने बाद सपना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वीर ने अपने बेटे का नाम शौर्य वीर प्रताप सिंह ठाकुर रखा। दादाजी की विल के अनुसार सारी जायदाद वीर के नाम हो गई। वीर के जीवन में अब खुशियां ही खुशियां थी। उसे अब ऑफिस से आने की जल्दी रहती थी ताकि वो अपने बेटे के साथ खेल सके। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और 3 साल बाद अधीरा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसे पाकर तो वीर हवा में उड़ने लगा। उसकी बेटी बहुत प्यारी थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। वीर और अधीरा का प्यार वक्त के साथ और गहरा होता गया और इस तरह वीर और अधीरा अपना खुशहाल जीवन जी रहे थे और रागिनी पागल खाने में अपनी बदहाल जिंदगी जी रही थी। उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी। इसीलिए ही किसी ने कहा है, किसी के साथ बुरा करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे पास लौट कर आते हैं। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक प्यारी सी खूबसूरत सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।